आज हम जानेंगे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये क्या होता है, इसकी शक्तियां क्या है, कर्तव्य क्या है, क्या संवैधानिक प्रावधान है, इन सब के बारे में इनको डिटेल में देखेंगे। देखो, सबसे पहले तो अपन इसकी देखते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कि ये पद आया कहां से, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में ही सारी बातें छिपी हुई हैं कि इसका क्या कार्य रहेगा और कैसे उत्पन्न हुआ। तो देखो, सबसे पहले जो ये सीएजी का पद है, जो कॉम्पिटिटर और ऑडिटर जनरल अपन कह रहे हैं वर्तमान में, इसकी जो शुरुआत होती है ये ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से प्रारंभ होता है। जब अंग्रेजों का शासन भारत में प्रारंभ हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1753 में एक लेखा एवं लेखा परीक्षण विभाग की स्थापना की थी। लेखा एवं लेखा परीक्षण विभाग की स्थापना की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा एक विभाग बनाया गया, लेखा एवं लेखा परीक्षण विभाग, ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट बनाया गया। क्यों बनाया गया? ताकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की आय और व्यय इनका परीक्षण किया जा सके और इन पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। ठीक है। 1753 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने जो आय और व्यय है इनका इन पर परीक्षण और नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक लेखा एवं लेखा परीक्षण विभाग की स्थापना की। शुरुआत यहीं से हो रही, 1753 से। फिर देखो, इसके बाद 1753 के बाद जो सीएजी के पद में जो ये जो डेवलपमेंट है, इसमें जो परिवर्तन होता है वो होता है 1858 में। 1858 में एक महत्वपूर्ण घटना होती है। भारत में 1857 की क्रांति के बाद जो भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाता है, कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है, महारानी की घोषणा होती है और भारत पर ब्रिटेन का प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण स्थापित हो जाता है। प्रत्यक्ष नियंत्रण, अभी कंपनी के माध्यम से चला रही थी अंग्रेज सरकार भारत को, अब डायरेक्ट उन्होंने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और इस कारण 1858 में भारत में महालेखाकार कार्यालय का गठन हुआ। महालेखाकार कार्यालय का गठन हुआ। महालेखाकार कार्यालय का गठन हुआ 1858 में। क्यों हुआ, इसकी भी कहानी समझ गए कि कंपनी का शासन समाप्त हुआ था और ब्रिटेन सरकार ने भारत का शासन प्रत्यक्ष अपने हाथ में ले लिया था, तो उन्होंने वही लेखा और लेखा परीक्षण के लिए एक अलग विभाग का गठन कर दिया, जिसका नाम क्या रखा? महालेखाकार। फिर इसमें अगली डेट हमको याद रखनी है 1860। 1860 में क्या हुआ? 1860 में एडवर्ड ड्रमंड 1860 में एडमंड ड्रमंड ऑडिटर जनरल के रूप में नियुक्त हुए। ऑडिटर जनरल के रूप में नियुक्त हुए, मतलब पहला व्यक्ति जो भारत का ऑडिटर जनरल बन रहा है वो कौन है? अंग्रेज हैं, एडवर्ड ड्रमंड। फिर 1866, अगली डेट है 1866। इस काल में ये जो महालेखा कार्यालय का जो गठन किया गया था, इसका नाम बदलकर नियंत्रक महालेखा परीक्षक कर दिया गया। नियंत्रक महालेखा परीक्षक कर दिया गया। नियंत्रक महालेखा परीक्षक कर दिया गया। तो ये जो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो नाम है, ये 1866 में स्थापित हुआ, मतलब ये नाम दिया गया 1866 में। फिर इसमें जो अगला परिवर्तन हमको देखने को मिलता है 1919 का अधिनियम। 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है, जिसको मॉन्टेग्यू चेमफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं, इस अधिनियम में इस नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को वैधानिक दर्जा दे दिया गया। वैधानिक दर्जा
लीगल अथॉरिटी के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया, सरकार के नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया और इसको वैधानिक दर्जा दे दिया गया। कब? 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में, या उसको भारत शासन अधिनियम कह लो 1919 का। 1919 के अधिनियम में इस नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को वैधानिक दर्जा दे दिया गया। फिर इसमें परिवर्तन आता है 1935 में। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आता है, उस 1935 के अधिनियम में इस जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, इसको संघीय न्यायालय के समान शक्तियां दी गई। संघीय न्यायालय के समान शक्तियां दी गई। संघीय न्यायालय के समान शक्तियां दी गई। देखो 1935 के अधिनियम में भारत में एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की बात की गई थी और उसी 1935 के अधिनियम में सीएजी के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी दी गई और इसी अधिनियम में बोला गया कि जो सीएजी होगा उसकी शक्तियां संघीय न्यायालय के न्यायाधीश के समान होंगी। तो देखो ये 1935 तक इतना परिवर्तन हो गया था। फिर जब हम भारत को स्वतंत्रता मिलती है, भारत का संविधान लागू होता है और संविधान लागू होता है मतलब 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 जब भारत का संविधान लागू होता है तो इस संविधान में अनुच्छेद 148 में इस सीएजी का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 148 के तहत सीएजी को लिखा गया कि भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, मतलब सीएजी के पद का प्रावधान अनुच्छेद 148 में किया गया। ठीक है ना। तो ये संविधान लागू होने के समय इसको आर्टिकल 148 में शामिल किया गया। फिर आगे चल के क्या डेवलपमेंट होता है? आगे चल के इसमें 1958 1958 जम्मू कश्मीर सीएजी के अधिकार क्षेत्र में लाया गया। सीएजी के अधिकार क्षेत्र में। समझ रहे हैं? जम्मू कश्मीर में पहले 370 धारा लागू थी, तो 370 के कारण सीएजी का कार्यक्षेत्र जम्मू सीएजी के कार्यक्षेत्र में नहीं आता था। लेकिन 1958 में इस जम्मू कश्मीर को भी सीएजी के कार्यक्षेत्र में लाया गया कि अब जम्मू कश्मीर का भी ऑडिट एंड अकाउंट का काम कौन देखेगा? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ही देखेगा। फिर 1968 में एक लेखा परीक्षा बोर्ड की स्थापना की गई। लेखा परीक्षा बोर्ड की स्थापना की गई। लेखा परीक्षा बोर्ड की स्थापना की गई। इस बोर्ड में एक अध्यक्ष और 3 सदस्य होते थे। एक अध्यक्ष व 3 सदस्य होते थे। और ये लेखा बोर्ड की स्थापना क्यों की गई थी? ये लेखा बोर्ड की स्थापना की गई थी सीएजी के सहयोग करने के लिए, और इनके जो सदस्य अध्यक्ष की नियुक्ति थी वो भी सीएजी के सिफारिश पर ही की जाती थी। ठीक है ना। तो 1968 लेखा परीक्षा विभाग की स्थापना। फिर इसमें अपन को एक डेट और याद रखनी है, वो है 1971 में क्या हुआ? संसद ने एक अधिनियम पारित किया। सीएजी कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तें। 1971 में संसद ने सीएजी की कर्तव्य, शक्तियों और सेवा शर्तों के संदर्भ में एक अधिनियम पारित किया गया जिसे सीएजी एक्ट कहा गया। इसी एक्ट में देखो सीएजी के कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तों का उल्लेख किया गया 1971 में। फिर 1976 में संशोधन किया गया इस अधिनियम में। जो 1971 का अधिनियम था, इसमें संशोधन किया गया, और संशोधन करके क्या किया गया कि सीएजी को लेखांकन के कार्यों से मुक्त कर दिया गया। लेखांकन के कार्यों से मुक्त कर दिया गया। लेखांकन के कार्यों से मुक्त कर दिया गया, और अब सीएजी केवल लेखा परीक्षण का कार्य करता है। लेखा परीक्षण का
कार्य करता है। समझ रहे ना, लेखांकन मतलब अकाउंटिंग और लेखा परीक्षण मतलब ऑडिटिंग। पहले लेखांकन और ऑडिटिंग दोनों का काम करता था कि भारत सरकार के लेखा कैसे बनेंगे, राज्य सरकारों के लेखा अकाउंट किस फॉर्मेट में बनेंगे, कैसे बनेंगे, सब सीएजी डिसाइड करता था। और उनके खर्चों के ऑडिट करता था कि सरकार ने जो खर्चा किया है, सरकार के विभागों ने जो खर्चा किया है वो सही किया है या नहीं किया है। तो 1971 में जो एक्ट बना था उसमें संशोधन करके सीएजी को लेखांकन कानून से मुक्त कर दिया गया कि भारत सरकार लेखे कैसे बनाएगी वो उसको सीएजी से कोई मतलब। सीएजी केवल लेखा परीक्षण ऑडिट का काम करेगा कि जो भारत सरकार ने खर्चा किया है वो सही किया है या नहीं किया है, केवल इसकी ही जांच करेगा। ठीक है ना। देखो ये सीएजी का ऐतिहासिक विकास है, 1753 से लेके 1976 तक सारी डेटों को याद रखना है कि किस सन में क्या किया गया है। अब हम देखते हैं इस सीएजी के लिए क्या संवैधानिक प्रावधान है, क्योंकि देखो ये भी एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था है मतलब संविधान के अनुच्छेदों में इसका उल्लेख किया गया है। तो बस उसी को हमको देखना है कि ये सीएजी के संवैधानिक प्रावधान क्या है। संवैधानिक प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान। अब देखो संवैधानिक प्रावधान के संदर्भ में जो कि संविधान का है भाग 5, भाग 5। इस भाग 5 का नाम है संघ। इस भाग 5 में 5 अध्याय हैं, अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, 4, 5। इस अध्याय 5 में ही सीएजी का उल्लेख है। मतलब समझ रहे ना, संविधान का भाग 5 अध्याय 5, संविधान का भाग 5 और अध्याय 5, अध्याय 5 में सीएजी के प्रावधानों का उल्लेख है। इस अध्याय 5 में अनुच्छेद 148 से लेके अनुच्छेद 151 तक सीएजी के बारे में उल्लेख किया गया है। तो संवैधानिक प्रावधान में क्या है, संविधान के भाग 5 के अध्याय 5 में अनुच्छेद 148 से 151, मतलब 148, 149, 150, 151, इन अनुच्छेदों में सीएजी के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। अब इन्हीं अनुच्छेदों को एक एक करके देखना है। सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148, और देखो 148 क्या करता है, सीएजी के पद का प्रावधान, पद का प्रावधान। अनुच्छेद 148 में सीएजी के पद का प्रावधान है, मतलब भारत के एक सीएजी होगा। ये आर्टिकल 148 में लिखा है, लेकिन 148 में और भी चीजों को विस्तृत रूप में लिखा गया है, इसलिए इनको सब आर्टिकल में देखना पड़ेगा। 148 सब क्लॉज 1 ये क्या कहता है, ये कहता है कि भारत का एक सीएजी होगा, भारत का एक सीएजी होगा। पहली बात तो ये कह रहा है। दूसरी बात क्या कह रहा है, इस सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होगी। ठीक है ना, ये 148 एक में लिखा है। और तीसरी बात लिखा है, उसी तरह से पद से हटाया जा सकता है, सीएजी को उसी तरह से पद से हटाया जा सकता है, उसी तरह से पद से हटाया जा सकता है जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को, जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। ठीक है ना। तो देखो 148 एक में कितनी बातों का उल्लेख है, 148 एक में भारत का एक सीएजी होगा, राष्ट्रपति इस सीएजी की नियुक्ति करेगा, इस सीएजी को उसी विधि से हटाया जा सकता है जिसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को, मतलब संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा महाभियोग जैसी प्रक्रिया का पालन करके सीएजी को पद से हटाया जा सकता है। फिर है 148(2) सब क्लॉज 2, ये क्या कहता है, इसमें वर्णन है जो सीएजी की नियुक्ति होगी, जो राष्ट्रपति सीएजी की नियुक्ति करेगा वो उसको शपथ कौन दिलाएगा। तो यहां पे क्या है, सीएजी की शपथ, सीएजी की शपथ। और शपथ के बारे में क्या लिखा है, सीएजी को शपथ राष्ट्रपति दिलाएगा,
राष्ट्रपति सीएजी को शपथ दिलाएगा, राष्ट्रपति या उनके द्वारा या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष, राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष सीएजी की शपथ होगी। और शपथ किस टाइप की होगी? संविधान की जो तीसरी अनुसूची में लिखी है, तीसरी अनुसूची के अनुसार, तीसरी अनुसूची के अनुसार सीएजी की शपथ होगी। ये 148(2) में इतना उल्लेख है। फिर है 148(3). 148(3) इसमें क्या है? इसमें है सीएजी का वेतन एवं सेवा शर्तें, वेतन एवं सेवा शर्तें। 148(3) उल्लेख करता है कि सीएजी की वेतन और सेवा शर्तें क्या होंगी। अब देखो, यहां पे जो सीएजी के वेतन और सेवा शर्तों के संदर्भ में संविधान में कुछ उल्लेख नहीं किया गया है। केवल संविधान में 148(3) में लिखा गया है कि वेतन सेवा शर्तें का उल्लेख है, लेकिन इसमें क्या लिखा गया है कि इन वेतन और सेवा शर्तों का निर्धारण संसद विधि बनाकर करेगी, विधि बनाकर करेगी। समझ रहे ना? आर्टिकल 148(3) में लिखा है कि सीएजी का वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करेगा? संसद एक कानून बनाएगी, उसी कानून के आधार पर सीएजी के वेतन और सारी चीजों का उल्लेख होगा। और इस शक्ति का उपयोग करके संसद ने 1971 में सीएजी एक्ट पारित किया। 1971 में सीएजी की कर्तव्य, सेवा शर्तें और शक्तियों का एक अधिनियम पारित किया, और इसी अधिनियम में फिर सभी चीजों का उल्लेख किया गया। अब देखो, इस 148(3) में क्या क्या प्रावधान, ये जो सीएजी एक्ट पारित किया था, इस सीएजी एक्ट में क्या क्या प्रावधान किए गए, सब कुछ इसी सीएजी एक्ट के माध्यम से तय किया गया है। शक्ति, सेवा शर्तें, वेतन, भत्ते, सब क्या है? 1971 सीएजी। कर्तव्य, कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तें, सेवा शर्तें, ये एक एक्ट पारित किया 1971 में। और इस एक्ट में इनने सबसे पहले क्या बताई? पद अवधि, पद अवधि। कितनी पद अवधि होगी? पद अवधि में बोल दिया गया 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले हो जाए सीएजी अपने पद पर रहेगा। त्यागपत्र की बात की गई। त्यागपत्र, त्यागपत्र में बोला गया सीएजी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपेंगे, सीएजी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपेंगे। वेतन, वेतन में क्या लिखा गया है कि इनका वेतन सुप्रीम कोर्ट के जज के समान होगा, सुप्रीम कोर्ट के जज के समान। सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है उसको जो वेतन मिलते हैं, जो भत्ते मिलते हैं, उन उतने ही सीएजी को मिलेंगे। ठीक है ना? और इसी में देखो सीएजी की योग्यता का भी वर्णन किया गया। सीएजी की योग्यता, सीएजी की योग्यता, योग्यता में क्या है? 2 पॉइंट है केवल सीएजी की योग्यता में, कि वो भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, और दूसरा लोकवित्त या सरकारी लेखे, लोकवित्त या सरकारी लेखा का विशेषज्ञ हो, लोकवित्त या सरकारी लेखा का विशेषज्ञ हो, अथवा न्यूनतम 10 वर्ष तक, न्यूनतम 10 वर्ष तक लोक सेवक रहा हो, लोक सेवक रहा हो। यह सीएजी की योग्यता है जो संसद ने अधिनियम बनाकर तय की है।
ठीक है ना। तो देखो ये सीएजी एक्ट 1971 में ये सारी बातों का उल्लेख किया गया है कि उनकी पद अवधि, सेवा शर्तें, सभी चीजों का उल्लेख किया गया। बाकी पद से हटाना तो बताया ही है कि जिस विधि से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है उसी तरीके से इसको हटाया जाएगा। ठीक है ना। तो ये सीएजी के संबंध में 148(4) में इतनी बातों का उल्लेख किया गया है। बाकी देखो आप एक चीज चाहो तो नोट करके लिख लो, जो आपको विशेष रूप से याद रखनी है कि सीएजी की योग्यता क्या होगी, योग्यता, उसका कार्यकाल, सीएजी की योग्यता, उसका कार्यकाल, उसका वेतन, सेवा शर्त, सेवा शर्तें, सेवा शर्तें, कर्तव्य, शक्तियां, सेवा शर्तें, शक्तियां, कर्तव्य, इन सब का संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। संविधान में उल्लेख नहीं, संविधान में उल्लेख नहीं है। ये सब संसद ने अधिनियम बना के तय किया है। ठीक है ना। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन संविधान में योग्यता का वर्णन नहीं है, कार्यकाल कितना होगा ये भी नहीं बताया, वेतन कितना मिलेगा ये भी नहीं बताया, सेवा शर्तें भी नहीं है, कर्तव्य भी नहीं है, शक्तियां भी नहीं है। ये सब संसद ने अधिनियम 1971 में जो अधिनियम बनाया था उसमें ही सब कुछ तय किया गया है। ठीक है ना। तो देखो ये 148(4) में इतनी बातों का उल्लेख किया गया है। फिर है 148(3) में इतनी बातों का उल्लेख किया गया है। फिर देखते हैं 148(4), 148 सब क्लॉज 4, 148(4). 148(4) कहता है कि सेवानिवृत्ति के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद ये जो आपका सीएजी होगा ना तो भारत सरकार के अधीन, भारत सरकार, और ना ही किसी राज्य सरकार के अधीन, राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण करेगा, पद धारण नहीं कर सकता। क्या बोला गया है कि सेवानिवृत्ति, रिटायरमेंट का 65 साल में जब सीएजी रिटायर होगा तो रिटायरमेंट के बाद वो ना तो भारत सरकार के अधीन और ना ही किसी भी राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण कर सकता है। यह प्रावधान इसलिए किया गया है ताकि कैग अपने पद पर रहते हुए निष्पक्ष रहे, उसको पोस्ट रिटायरमेंट लालच ना हो, क्योंकि अब रिटायरमेंट 65 के बाद रिटायर हो जाएगा तो हो सकता है कि सरकार उसको लालच दे कि तुमको राज्यसभा का मेंबर बना देंगे, तुमको राज्यपाल बना देंगे या तुमको कोई पद दे देंगे। तो इन लालच से वो मुक्त होकर काम करे। इन्हें बोल दिया कि सीधे भैया 65 के बाद तुम कहीं नियुक्त नहीं हो सकते। लेकिन इसमें भी देखो दो व्यक्ति हैं जो नियुक्त हुए हैं। एक सीएजी थे ए.के. चंद्रा, ए.के. चंद्रा, इनको वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया रिटायर होने के बाद, वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। और दूसरे थे विनोद राय, अभी भी हैं विनोद राय, इनको बैंक बोर्ड ब्यूरो का अध्यक्ष बनाया गया रिटायरमेंट के बाद, बैंक बोर्ड ब्यूरो का अध्यक्ष बनाया गया, बैंक बोर्ड ब्यूरो का अध्यक्ष बनाया गया है। अब वो कह दिया गया कि भैया ये ना तो वित्त आयोग सरकार के अधीन होता है ना बैंक बोर्ड ब्यूरो सरकार के अधीन होता है, ये स्वायत्त निकाय है इसलिए इनका अध्यक्ष बनाया जा सकता। लेकिन ले दे के बाद वही है कि अपने इन्होंने सरकार के जो अपने हिसाब से निर्णय दिए होंगे सरकार के पक्ष में, तो सरकार ने उनको फिर रिटायरमेंट के बाद पद से पुरस्कृत किया गया है। ठीक है ना। तो ये 148(4) में ये सेवानिवृत्ति के बाद पद धारण पर प्रतिबंध लगाया गया। फिर है 148(5), 148 सब क्लॉज 5। 148(5) में लिखा है कि महालेखाकार परीक्षक की सामान्य शक्तियां होंगी। मतलब जो आपका सीएजी है, सीएजी विभाग और उसके कर्मचारियों, सीएजी अपने विभाग के कर्मचारियों, सेवा शर्तों, कर्मचारियों की सेवा शर्तों का निर्धारण
निर्धारण राष्ट्रपति की सलाह से, राष्ट्रपति के सीएजी के जो कर्मचारी, देखो दरअसल इसमें सीधी बात क्या लिख दी गई है कि सीएजी के जो डे बाय डे के कार्य रहेंगे, सीएजी के जो दिन ब दिन जो डेली के कार्य रहेंगे, उनमें जो कर्मचारी रहेंगे उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों के आधार पर होगा। राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों के आधार पर होगा। राष्ट्रपति के द्वारा बनाए गए नियमों के आधार पर होगा। लेकिन राष्ट्रपति ऐसा किसी भी नियम बनाने से पहले सीएजी की सलाह लेगा। राष्ट्रपति ऐसे किसी भी नियम को बनाते समय सीएजी की सलाह लेगा। ये 148(5) में इतना उल्लेख किया गया है। फिर है 148(6) सब क्लॉज 6। इसमें क्या लिखा गया है कि सीएजी और उसके कर्मचारियों, सीएजी तथा उनके विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन, वेतन भत्ते पेंशन सब भारत की संचित निधि पर भारित होंगे। भारत की संचित निधि पर भारित होंगे। भारत की संचित निधि पर भारित होंगे, मतलब संसद में बजट पास हो नहीं हो, इनको वेतन भत्ते पेंशन में कोई रोक टोक नहीं होगी। उन्होंने पहले ही लिख दिया गया कि अलाभकारी परिवर्तन इनमें नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। तो देखो ये 148 अनुच्छेद में इतनी बातों का उल्लेख किया गया है। फिर इसके बाद जो अनुच्छेद है 149, 148 के बाद अनुच्छेद 149 149 अनुच्छेद 149 149 अनुच्छेद 149 दरअसल क्या है, सीएजी की कर्तव्य और शक्तियों का उल्लेख करता है। कर्तव्य व शक्तियां, सीएजी के कर्तव्य व शक्तियों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 149 के अंतर्गत। ठीक है ना। अब देखो अभी मैंने बताया था कि संसद में जो संविधान है वो सीएजी के शक्तियों एवं कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं करता है। तो देखो जो अनुच्छेद 149 है उसमें साफ साफ लिखा है कि जब तक यदि संसद ने एक बार अधिनियम बना दिया तो उसी के आधार पर सीएजी के कर्तव्यों का या सीएजी की शक्तियों का प्रयोग होगा। मतलब सीएजी की जो भी कर्तव्य और शक्ति रहेंगी वो संसदीय अधिनियम के अधीन ही रहेंगी, जो संसद अधिनियम बनाएगी तब। और देखो संसद ने अधिनियम 1971 में बनाया था, तो 1971 तक सीएजी को जो शक्तियां और कार्य वो किस हिसाब से कर रहा था, 149 के हिसाब से। तो 149 में थोड़ा बहुत उल्लेख है, लेकिन बेसिक रूप से जो पूरी उल्लेख किया गया है शक्तियों और कर्तव्यों का वो अनुच्छेद, वो जो संसदीय अधिनियम 1971 है उसी के तहत इसमें किया गया है। बाकी 1971 तक इसमें जो लिखा था उसी के आधार पर यह कार्य कर रहा था। तो अनुच्छेद 149 कर्तव्य व शक्तियों का उल्लेख करता है। फिर 150 अनुच्छेद 150 अनुच्छेद 150 है कि सीएजी राष्ट्रपति को सलाह देगा। सीएजी राष्ट्रपति को सलाह देता है, सलाह देता है कि संघ एवं राज्य सरकार, संघ एवं राज्य सरकारों, राज्य सरकार के लेखों का प्रारूप क्या होगा, लेखों का प्रारूप क्या होगा। मतलब देखो संघ एवं राज्य सरकार के लेखों का प्रारूप राष्ट्रपति तय करता है। संघ एवं राज्य सरकार के लेखों का प्रारूप राष्ट्रपति तय करता है, लेकिन यह तय करने में सलाह कौन देगा, उसको सीएजी देगा। ये 150 है। फिर है 151 अनुच्छेद 151 कहता है कि सीएजी अपनी एक रिपोर्ट, सीएजी एक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेगा और राज्यों से संबंधित सीएजी एक रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपेगा। मतलब जो भी राज्य है, मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल, उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, तो एक रिपोर्ट अपनी राष्ट्रपति को सौंप रहा है, राष्ट्रपति इसको संसद के समक्ष रखवाएंगे और जो राज्यपाल है वो विधानमंडल के समक्ष रखवाएंगे।
राष्ट्रपति संसद के समक्ष रखवाएंगे और जो राज्यपाल है वो विधानमंडल के समक्ष रखवाएंगे। ठीक है ना। तो देखो ये सीएजी के संवैधानिक प्रावधान है। अब थोड़ा सा इनके कर्तव्यों और शक्तियों को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि क्या क्या इनको कर्तव्य और शक्तियां दी गई हैं। कार्य क्या है? कार्य, सीएजी के कार्य या शक्तियां। तो देखो सबसे पहला कार्य तो है कि भारत की संचित निधि, संचित लोकलेखा और आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि का लेखा परीक्षण करना, ऑडिटिंग करना, लेखा परीक्षण करना। दूसरा यही कार्य है राज्यों के स्तर पे भी कि राज्यों की संचित निधि, लोकलेखा निधि और आकस्मिक निधि का लेखा परीक्षण करना। फिर तीसरा कार्य है अनुच्छेद 279 के अनुसार, अनुच्छेद 279 में क्या उल्लेखित है कि शुद्ध आगमों, अनुच्छेद 279 के अनुसार शुल्क की शुद्ध आगमों का निर्धारण, शुल्क की शुद्ध आगमों का निर्धारण, शुल्क की शुद्ध आगमों का निर्धारण। देखो ये शुद्ध आगमें क्या होती हैं, इसका निर्धारण करता है। जैसे भारत सरकार टैक्स की वसूली करती है, जैसे इनकम टैक्स सरकार वसूल रही है, इनकम टैक्स वसूल रही है, और मान लो कि इस साल 10,000 रुपए का इनकम टैक्स वसूला, लेकिन इस 10,000 रुपए के इनकम टैक्स वसूलने में सरकार ने 1,000 रुपए खर्चा किए। भाई कर्मचारियों को वेतन दिया, उन्हें अधिकारी नियुक्ति, एक उदाहरण के रूप में बता रहे हैं, तो शुद्ध कर कितना हुआ? 9,000 रुपए। यही है आपका शुद्ध आगम। इसका निर्धारण सीएजी करेगा। सीएजी बताएगा कि तुमने इतना कर वसूला, लेकिन इस कर को वसूलने में इतना पैसा खर्च हो गया, तो वही है शुल्क की शुद्ध आगमों का निर्धारण करता है। ठीक है ना। और क्या है सीएजी के कार्य? सीएजी चौथा, सीएजी केंद्र व राज्यों, केंद्र व राज्यों द्वारा वित्त पोषित, केंद्र व राज्यों द्वारा वित्त पोषित संस्थाओं के आय व्यय का परीक्षण करेगा। यदि कोई भी ऐसी संस्था हो जो चाहे केंद्र सरकार या राज्य सरकार से फंडेड है, तो सीएजी उनका ऑडिट कर सकता है। पांचवा, राष्ट्रपति या राज्यपाल के निवेदन पे, राष्ट्रपति या राज्यपाल के निवेदन पर, राष्ट्रपति या राज्यपाल के निवेदन पर किसी अन्य निकाय के लेखाओं का परीक्षण करता है, किसी अन्य निकाय के लेखाओं का परीक्षण करता है। और बता सकते हैं कि अपनी रिपोर्ट ये राष्ट्रपति और राज्यपाल को सौंपता है। रिपोर्ट राष्ट्रपति व राज्यपाल को सौंपता है, राज्यपाल को सौंपता है। ठीक है ना। तो ये सामान्य से कार्य हैं सीएजी के। अब देखो सीएजी के संदर्भ में कुछ फैक्चुअल डाटा है जो आपको याद रखना है। इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको याद रखने हैं सीएजी के बारे में। क्या है महत्वपूर्ण तथ्य? कि देखो पहली बात तो ये जो सीएजी का पद है, सीएजी, सीएजी का जो पद है, सीएजी को अपने ऑडिट करने की शक्ति, सीएजी को ऑडिट करने की शक्ति, ऑडिट करने की शक्ति, सीएजी को अपने सीएजी को ऑडिट करने का जो पावर है वो 4 जगह से मिलता है। एक तो क्या है, इसके संवैधानिक प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान। दूसरे क्या है, 1971 का अधिनियम, 1971 का अधिनियम। तीसरा है भारत सरकार के निर्देश, भारत सरकार के निर्देश। और चौथा लेखा और लेखा परीक्षण विनिमय 2017, लेखा और लेखा परीक्षण विनिमय
2017 में भी संसद ने कुछ अधिनियम पारित किया था जिससे उसको शक्तियां मिली, ठीक है ना। फिर दूसरी बात क्या है, ये जो सीएजी है, सीएजी का जो पद है, सीएजी का पद, इस सीएजी के पद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लोकतंत्र का प्रहरी कहा था। लोकतंत्र का प्रहरी, इसको लोक वित्त का संरक्षक भी कहा जाता है। लोक वित्त का संरक्षक भी कहा जाता है। इसको जो संसद की एक समिति होती है, लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति, इस लोक लेखा समिति का मित्र भी कहा जाता है। तो देखो तीन बातें हैं, लोकतंत्र का प्रहरी भी कह रहे हैं, लोक वित्त का संरक्षक भी कह रहे हैं, और लोक लेखा समिति के मित्र के रूप में भी इसको जान रहे हैं, ठीक है ना। तो ये लोक लेखा समिति, ये सीएजी के बारे में इतनी महत्वपूर्ण बातें हैं। फिर आपको पहला सीएजी कौन था वो भी याद रखना। देखो सबसे पहले तो अपन ने एक अंग्रेज अधिकारी एडमंड ड्रमर, यही था ना पहला व्यक्ति, जो एडवर्ड ड्रमंड, ये सबसे पहला बना था। लेकिन आजादी के बाद जो हमारा मेन व्यक्ति था, जो पहले सीएजी बनते हैं, वो बनते हैं वी नरहरि राव। और वर्तमान में कौन है, वर्तमान में 14वें सीएजी हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है ना। तो ये तीन व्यक्तियों के नाम आपको याद रखने हैं। बाकी देखो दो और नाम है, एक तो पहले ही बताया था, AK चंदा था और विनोद राय थे, जिन्हों को पद के बाद, रिटायरमेंट के बाद कोई पद दिया गया है, ठीक है ना। बाकी इसमें एक चीज और याद रखना है कि देखो 1971 में तो संसदीय अधिनियम बना था, और संसदीय अधिनियम के माध्यम से सीएजी के कर्तव्यों का निर्धारण किया गया था। 1976 में हमने कहा था इस अधिनियम में संशोधन किया गया था, और संशोधन करने में क्या बोला गया था कि सीएजी को लेखांकन के कार्य से मुक्त कर दिया गया, लेखांकन के कार्य से मुक्त कर दिया गया, और केवल ऑडिट, लेखा परीक्षण का काम दिया गया, ऑडिट का कार्य बचा, ठीक है ना। लेकिन अभी भी राज्यों के स्तर पर सीएजी अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों का काम करता है। लेखांकन और लेखा परीक्षण दोनों का काम राज्य स्तर पर कौन करता है, सीएजी ही करता है। तो इस चीज को भी आप याद रखना, ठीक है ना। अब बाकी देखते हैं कि राज्यों के स्तर पर क्या व्यवस्था है। तो देखो राज्यों के स्तर पर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश का महालेखाकार, मध्य प्रदेश का महालेखाकार, मध्य प्रदेश का महालेखाकार, मध्य प्रदेश महालेखाकार की पद की स्थापना 1985 में की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो ग्वालियर में है, इसका मुख्यालय ग्वालियर में है, और क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल में है। क्षेत्रीय कार्यालय कहां पे है, भोपाल में है। फिर इस महालेखाकार का मुख्य कार्य क्या है, तो देखो कार्य है मध्य प्रदेश शासन के वित्त तथा विनियोग संबंधी, मध्य प्रदेश शासन के वित्त तथा विनियोग संबंधी, वित्त तथा विनियोग संबंधी लेखाओं को तैयार करना, लेखाओं को तैयार करना, वित्त एवं विनियोग संबंधी लेखाओं को तैयार करना, उनका संकलन करना, उनका संकलन करना, और सीएजी को प्रेषित कर देना, सीएजी को प्रेषित करना, ठीक है ना। मतलब सीएजी का काम राज्य स्तर पर कौन, महालेखाकार कर रहा है, सब कुछ करके ये सीएजी को अपनी रिपोर्ट सौंप देता है, ठीक है ना। फिर दूसरा कार्य है मध्य प्रदेश शासन के अधीन सभी कर्मचारी, मध्य प्रदेश शासन के कर्मचारी
कर्मचारियों के जो जीपीएफ है, जीपीएफ और सीपीएफ गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड और कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड, दोनों लेखों का रखरखाव व संकलन करना। और फिर तीसरा काम है कि मध्य प्रदेश की सभी ट्रेजरी, जो जिला कोषालय है मध्य प्रदेश की ट्रेजरी और सब ट्रेजरी कोषालय और उप कोषालय का निरीक्षण करना व लेखा परीक्षण करना। ठीक है ना। तो ये आपका सीएजी कंप्लीट होता है।